बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी बहस और मुबाहिसे का महवर पीडीएम का मुस्तकबिल है। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ चलेगी? क्या पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर उतना ही मौसर है? पीपल्स पार्टी को ऐसे क्या खदशात हैं? पीपल्स पार्टी टाइम क्यों बाय करना चाहती है? एक तरफ तो ये सवाल है, दूसरी जानिब हुकूमत के लिए क्या पीडीएम का और अपोजिशन का ख़तरा टल गया है? क्योंकि हमने देखा है कि पीडीएम की वो जमातें जो मुत्तफिक हैं अभी तक अपने एजेंडे और नुकात से, और जिनका इख्तलाफ है पीपल्स पार्टी के तरीक़ाकार से, वो जमातें ये कह रही हैं कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्तीफ़े भी होंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक इसी तरीके से जारी रहेगी। तो हुकूमत के लिए ख़तरात कम हुए या नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद हुकूमत थोड़ी सी मजबूत हो गई है। तो एक तो हम इन सवालों के ऊपर बात करेंगे। और इस वक्त जो मुल्क में निज़ाम की तब्दीली का बयानिया पीडीएम लेके चल रही है, क्या सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने से वो निज़ाम तब्दील हो जाएगा जिस निज़ाम की वजह से हमारे मुल्क में ख़राबियाँ हैं? क्या सिर्फ इमरान खान साहब के ना होने से, अगर वो इन हाउस की तब्दीली की बात की तरफ जाते हैं हालात, तो ये निज़ाम बेहतर हो जाएगा? या जो इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने तमाम जमातों को दावत दी है स्पीकर के ज़रिए कि आएँ और जो इलेक्शंस के इस्लाहात हैं, जो आइनी इस्लाहात हैं, उसके लिए बैठ के बात करें, तो हम कोई बातचीत का माहौल बनता हुआ आने वाले दिनों में देखेंगे? इस बात पे आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सहाफ़ी जो इस पूरे सियासी मंजरनामे को बहुत बारीक बीनी से देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा सोलंकी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं जी, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से सजाद मीर साहब, रिनाउंड जर्नलिस्ट, सीनियर तजियाकार हैं। सजाद मीर साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं सजाद मीर साहब आपसे करना चाहूँगी। आपके ख्याल में अचानक ऐसा क्या हुआ? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान कुछ ऐसे मामलात तय पाए हैं जिसकी वजह से अचानक पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ मिसट्रस्ट पैदा हो गया है। असल बात यह है जी कि शुरू से कुछ लोगों को शक था कि शायद ये जो हंडिया है ये चल न सके, और उसकी वजह ये बयान की जाती थी, कुछ लोगों का ख्याल था कि पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट मौजूद हैं और अगर पोलिटिकल एनालिसिस करेंगे तो उनके लिए इस्तीफे देना या असेंबली छोड़ना फिजिबल नहीं होगा। एक तो बड़ी सीधी सियासी बात की जाती थी, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग पुरानी बातें याद करते थे कि फलां जमाने में पीपल्स पार्टी ने ये किया वो किया, जरदारी साहब ने वादा कर दिया कि इसको बहाल कर देंगे फार चौधरी को, फिर कह दिया कि वायदे कोई हदीस तो नहीं होते। उनका क्या एटीट्यूड रहा है, उनका तरीका रहा है। और भुट्टो पहले भी वो लाड़काना में तकरीर में ये बात कह चुके हैं, बड़ी साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि सियासत सीखनी है तो हमसे सीखो, और सब कुछ हासिल भी कर लिया। इसको बना दिया अपना यूसुफ गिलानी को अपना मुतफिका उम्मीदवार, सब ने तस्लीम भी कर दिया, चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा दिया। अब मरहला दूसरे आए हैं। गालिबन कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सीटें मांग रही है कुछ, तो पंजाब में उसकी कोई जान नहीं है। वो कहती है कि मुस्लिम लीग के साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिसमें उनको पंजाब में कुछ सीटें मिल जाए। अब उसके जवाब में आप मुस्लिम लीग को क्या दोगे? जब मुस्लिम लीग अगर नो कॉन्फिडेंस मूव पेश करती है जैसे कि इन्होंने मुतालबा किया बलावल ने, तो मरियम ने कहा था किस चीज में पेश करें? हम अगर हटा देते हैं बुजदार को और उसकी जगह परवेज लाई को ले आते हैं तो हमें क्या फायदा होगा? कितने नकलों का फायदा होगा? पंजाब जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो हमसे आते। तो ये सियासत सबकी मुख्तलिफ है। ये इलेक्टोरल अलायंस तो था नहीं, ये तो मुश्तरका जदोजहद का अलायंस था। इसने इस तरह की शक्लें इख्तियार अगर की हैं तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये फायदेमंद उनके लिए नहीं है जो कि इन तीनों ग्रुपों के दरमियान एक तसादुम रखना चाहते हैं। मैं किसी अदारे पर या किसी एजेंसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इस मुल्क में बहुत से लोग हैं जो मिसाल के तौर पर नहीं चाहते कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में कोई एक जीते या उनके जरिए से ये हुकूमत चली जाए। तो ये सारे जो साधन है, अभी उनको किसी को इमरान खान का तो मुतबादल भी शायद नहीं मिला, ये कहा जाता है। मरियम ने कहा मुतबादल तलाश कर लिया है, वो उसको लेके आगे चल रहे हैं। उसका जवाब उन्होंने किया कि तुम्हारा भी मुतबादल तलाश कर लिया है, हमजा की तरफ इशारा था। कंट्राडिक्शन सारी मौजूद है, लेकिन जब अवाम की तरफ से एक रवैया पैदा होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की बात होती थी तो सब इकट्ठे थे। जब जरा ये बात दबी है तो इख्तलाफात भी सामने आ गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी कोई पीडीएम छोड़ना नहीं चाहता। ये छोड़ना चाहेगा तो उस पर बहुत मलबा गिरेगा। सोलंकी साहब, क्या पीपल्स पार्टी अफोर्ड करती है इस पॉइंट के ऊपर? वैसे तो वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि पीडीएम को छोड़ें, और हमने बहुत सारे
जो पार्लियामान के अंदर, निज़ाम के अंदर रहते हुए वाले ऑप्शंस थे, उसके ऊपर उन्होंने पीडीएम के रहनुमाओं को कन्विंस किया है। हमने देखा है, चाहे वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात हो, चाहे ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात हो, और वहाँ पे पीडीएम को फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन अचानक एक मिसट्रस्ट है, कुछ बैड टेस्ट है। मेरे प्रोग्राम में उस दिन कायरा साहब कह रहे थे बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो मियाँ साहब को भी नहीं करनी चाहिए थी, फिर ऐसे इशारे भी हुए जो मरियम बीबी को नहीं करने चाहिए थे। तो आपके ख्याल में वजह क्या है? सजाद मीर साहब तो कह रहे हैं पंजाब में सीटों का मामला, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि असल में हुआ क्या है? देखें जी, वो पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस बात पर तो उनका इत्तेफाक राय है कि इमरान सरकार को गिराया जाए, लेकिन इस हुकूमत को गिराने के बाद क्या हो, इस पर इख्तलाफ है। पीपुल्स पार्टी समझती है कि इनकी हुकूमत गिराने के बाद, तहरीक अदम एतमाद के बाद आप जो है वो कोई अबूरी हुकूमत ले आए जो कि 2023 तक चले, जबकि मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि जब ये हुकूमत गिराई जाए तो उसके बाद इंतखाबात होने चाहिए पूरे मुल्क में, क्योंकि अगर इनको गिराने के बाद कोई 1-1.5 साल की कोई हुकूमत बनती है तो वो कमजोर भी होगी और साथ ही वो कोई 1-1.5 साल 2 साल के लिए कुछ डिलीवर नहीं कर पाएगी। और अगर हम उस हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो उसका बोझ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि 2023 में जब इंतखाबात होंगे तो हमारे पास जो है वो लोगों को देने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये एक बुनियादी इख्तलाफ है इन दोनों जमातों के दरमियान। दूसरा जो इख्तलाफ है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि पूरे मुल्क की जो सियासी कुव्वतें हैं उनकी ताकत से एस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेला जाए और कुछ जमानतें हासिल की जाएं कि जो मुस्तकबिल की हुकूमत हो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम से कमतर हो। पीपुल्स पार्टी शायद इस तरह के किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तो ये एक बुनियादी इख्तलाफ है। अगर इस पर कोई इत्तेफाक राय हो जाए दोनों जमातों के दरमियान तो वो फिर उस इत्तेहाद के अंदर रह सकते हैं, अगर नहीं तो फिर मेरे ख्याल में इनकी राहें अलग हो जाएंगी। अच्छा, मीर साहब, मुर्तज़ा असलंगी साहब कह रहे हैं कि जो हुकूमत गिराने के बाद का मरहला है वहाँ पर इख्तलाफात हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत शायद नहीं छोड़ना चाहती है, किस तरह का तासुर भी मिलता है। और नून लीग के रहनुमाओं ने उनको कहा है कि हम सिर्फ जो मरकज़ है वहाँ पर इस्तीफ़ों की बात कर लेते हैं। लेकिन पहले हमें मशरूत नहीं लग रहा था कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े इकट्ठे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, तो अचानक ये इकट्ठे हो गए। तो आपको लगता है कि मियाँ साहब के मौक़िफ़ में कहीं कोई तब्दीली आई है, कोई ऐसा दबाव है, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से अचानक ये सारा सिनेरियो ही बदल गया है? क्योंकि ये तो हमेशा से बात हो रही थी कि लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्तीफ़े भी होंगे, लेकिन ये मशरूत नहीं थे जब शुरू हुई थी पीडीएम उस वक्त से। देखें, बात सुने, ये सीधी बात यह है कि जो हमारी ज़ेर ज़मीन कुव्वतें होती हैं ना, वो खासी मुश्किल है और वो कुव्वतें एक दूसरे को लड़ाना भी जानती हैं। देखिए, जो मुकदमात थे जितने भी जरदारी साहब पर, वो कितने नरम पड़ गए। इस वक्त सिंध हुकूमत कितनी एक खुशी सूरत में है और कितने इत्मीनान के साथ वो काम चला रही है। इस पर लोग इल्जाम भी लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई है, लेकिन उसके जवाब में ये कहा जाता है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहते हैं, ये लड़के क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर मुस्लिम लीग लड़ती रहेगी जैसा कि वो लड़ रही है तो नवाज शरीफ मुल्क के बाहर है। बेनजीर पे, इस पे मरियम पे बहुत से मुकदमात बन चुके हैं, बाकी लोग भी बार बार जेल में जा चुके हैं और रह चुके हैं। ऐसी में आप कैसे तस्वर कर सकते हैं कि वो इमरान की जगह पे किसी और को लाने का सोचे? तो ये दोनों के परसेप्शन में फर्क है। एक परसेप्शन ये है कि इस मुल्क में जो कुछ भी होता है उसमें आपको एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। दूसरा तस्वर ये है कि जो खराबी है वो एस्टेब्लिशमेंट की गैर आईनी दखल अंदाजी की है, जिसको नरम तरीन लफ्जों में शायद खाकानाबादी बयान करते हैं कि हर काम आइन के मुताबिक करो। मतलब ये होता है उनका कि अस्करी अदारे या फौज इसमें दखल न दे तो मामला सीधे चल सकते हैं। ये बड़े कंसेप्ट का फर्क है, बुनियादी फर्क है। आखिर सचमुच ये बात करनी थी तो फिर मौलाना फजल रहमान कहते हैं मेरी बात मान लेते पहले दिन पे, जब मैं कहता था असेंबली को ना माना। लेकिन उस वक्त जाहिर है कि ना मुस्लिम लीग इस बात पे तैयार थी, ना पीपल्स पार्टी तैयार थी कि इन असेंबलियों को ना माना जाए। बड़ा देखिए, इलेक्शन लड़ना आसान काम नहीं होता। अगर आप 60-70 लोगों से इस्तीफा दिलाते हैं तो वो लोग जब दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं
तो उनके लिए कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। बिल्कुल अब सही। 10 का इलेक्शन है, इस पर भी थकथकी पड़ी हुई है। फिर दोबारा इलेक्शन कराना कोई, बल्कि कोर्ट में पूछ लिया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि कितना खर्च होता है, पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क इसको बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। हो सकता है कल ये सवाल पैदा हो कि जमहूरियत का जो फिक्र हम पालते हैं इसको हमारे जैसा गरीब मुल्क बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। लाइनें मुख्तलिफ होती जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की बका और सलाम की इसी बात हम अब इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ का भी बयान आया है, हमारे वजीर आजम का बयान भी आया है, बाकी लोग सारे अपोजिशन वाले चुप हैं। और ये भी नजर आ रहा है कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात निस्बतन बेहतर होने के बाद चीन के बॉर्डर पर भी फौजें पीछे गई हैं, और हमारे यहाँ भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों मुल्कों के जो आला अफसरान हैं उन्होंने राब्ते कायम किए हैं। इस बदलती हुई सूरत में हम और बहुत सी बातें हैं जो दिखाई देती हैं, जो नजर आती हैं। अब लोग इस पर भी परेशान हो सकते हैं, लोग इस पर भी कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अगर इसी तरह कंप्रोमाइज होना था तो हमने कश्मीर के मसले पे क्या किया है, कहां बात को लेके आगे बढ़े हैं। ठीक है, अच्छा मैं जरा मीर साहब एक ब्रेक ले लूं। अभी जब मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है मरीम नवाज से, उसके बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कश्मीर के जो उनका स्टेटस कश्मीर का चेंज हुआ है उसके होते हुए भारत के साथ बातचीत के इम्कानात को मुस्तरद किया है। और जाहिर है पाकिस्तान की सियासत में भारत के साथ ताल्लुकात और कश्मीर का मामला बड़ा अहम है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। ब्रेक से वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, हम मुल्क की सियासी सूरत हाल का तजिया कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाते हुए सजाद मीर साहब कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं इस वक्त मुल्क में जिसकी वजह से सियासी माहौल में तब्दीलियां हो सकती हैं। वो उसकी वजूहात भी हो सकते हैं और वो उसके नताइज भी हो सकते हैं कि सियासी माहौल इस वक्त किस तरफ को जा रहा है। सुलंगी साहब, जो इस वक्त ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमें नज़र आती है वो कुछ थोड़ा सा ये भी है कि शायद पीपल्स पार्टी कुछ वक्त लेना चाहती है, कुछ टाइम बाय करना चाहती है, क्योंकि 2 हफ्ते से ज़ायद शायद लग जाएंगे उनके सीईसी की मीटिंग में। भुट्टो साहब की बरसी के ऊपर सुना है कि सीईसी होगी, और ज़िमनी इंतखाब में जो मिफ्ता इस्माइल साहब को टिकट दिया गया है नून लीग की तरफ से, उनको उम्मीदवार नामजद किया गया है, उसकी हिमायत का फैसला भी सीईसी करती है। आप बहुत करीब से जानते हैं इन जमातों को, क्या वाकई पीपल्स पार्टी की सीईसी ही सारे फैसले करती है या टॉप की लीडरशिप फैसले करती है? दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोई जमात जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं उनमें इतनी अंदरूनी जमहूरियत नहीं है। मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, तकरीबन तमाम जमातों का ये हाल है कि जो बड़े लीडर हैं जिनकी मिल्कियत होती हैं ये जमातें, वही फैसला करते हैं और बाकी लोग जो है वो उसको फॉलो करते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करता कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस जारहाना बयानिए का हिस्सा बने जो आजकल मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब और मौलाना ने अपनाया हुआ है। ये उनको सूट नहीं करता। इस तरह के बयानिए पर 2008 के बाद पीपल्स पार्टी नहीं चली। उनका नहीं ख्याल कि उनके पास इतनी ताकत है या उनकी जो सियासत है उनको ये सूट करता है। दूसरी जो बात है जो मैंने पहले आपको बताई वो ये है कि उनके ख्याल में अगर इमरान हुकूमत को और बुज़दार हुकूमत को हटाना है तो उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत तरमीम करके तब्दीली करके कुछ मामलात को चलाया जाए जिसमें पीपल्स पार्टी का भी कोई हिस्सा बनता है तो अच्छी बात है। उनको ताज़ा इंतखाबात, फ्रेश इलेक्शन सूट नहीं करते। उनका ख्याल है कि फ्रेश इलेक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ साहब हुकूमत बना सकते हैं। उनको क्या मिलना है? उनको ज्यादा से ज्यादा सिंध हुकूमत मिल सकती है, वो पहले ही उनके पास है। इस वक्त 2/3 अक्सरियत के साथ उनके पास मौजूद है। इसकी क्या जमानत है कि अगर आज फ्रेश इलेक्शन होते हैं तो सिंध हुकूमत में भी उनको उतनी अक्सरियत मिलेगी जो आज उनके पास मौजूद है।
सही। तो अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन अ बुश, ये उस पे वो चल रहे हैं। ठीक है, बात आप भी वही कर रहे हैं मीर साहब वाली के असल में शायद पंजाब में हिस्सेदारी की बात है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को जो ओवर द डेक लिए पंजाब में हिस्सेदारी के लिए नून लीग तैयार है। अच्छा, ये बात उन्होंने कई बार कही है कि अगर आप हमारे साथ इस जदोजहद में आए और जिसका मकसद ताजा तरीन इंतखाबात हैं और एस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलना है, तो हम आपके जो अहम रहनुमा हैं उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। अच्छा। जैसे कायरा साहब है, इस तरह के लोग जिनकी हैसियत है। इसी तरह से वो दूसरी जमातों से दूसरे सूबों में भी वो इस तरह की एक लंबे अरसे की पार्टनरशिप के लिए तैयार है। क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है, उसका जवाब आना बाकी है। ठीक है जी मीर साहब, अगर हम अज्यूम कर लें कि पीपल्स पार्टी के हालात को देखते हुए अगर वो पीडीएम का हिस्सा नहीं रहते, हमने शायद खान अब्बासी की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने मीडिया से कहा जी कि फिर उसके बाद जो बाकी जमातें वो बैठेंगी अपना लाएअमल तय करेंगी, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम क्या इतनी ही मौसर रहेगी? जैसे मैंने इब्तदाइये में भी कहा कि निज़ाम में वो काफ़ी बड़े शराकतदार हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी वाले, और दूसरा ये कि क्या जो अपोजिशन का इत्तेहाद है अगर वो कमज़ोर होता है, एक बड़ी जमात उससे अलग हो जाती है, तो हुकूमत के लिए कितना रिलीफ होगा ये? और अभी की भी जो पीडीएम की सूरत हाल है वो भी लगता है हुकूमत कह रही है खतरा टल गया है, बस खत्म, पीडीएम तो गई, फ्लॉप हो गई। देखिए, इसके साथ ही इमरान खान ने अपनी काबीना में और उसके बाद अपने तर्जमानों को यह मशवरा दिया है कि वो पीडीएम के खिलाफ बयान देने बंद करें। और अगर आप देखते हैं तो बयानात में नरमी पैदा हुई है। इमरान ने खुद जरा एक दिखाया है, झलक दिखाई है एक सख्ती वाली, और वही पुरानी बात के शरीफों को और फलाह को मिलने की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन अमूमी तौर पर उनके यहाँ एक नरमी पैदा हुई है। ये नरमी इलाके की बदलती हुई सूरत हाल की वजह से भी है। अफगानिस्तान से अभी अमरीकी फौजें वापस नहीं जा रही, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान के साथ आपको बातचीत करना पड़ रही है, और मोदी ने पैगाम भेजा है इमरान खान को उनकी सेहतयाबी के लिए, और उन नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। अभी आपको पैगाम मिलेगा हिंदुस्तान के जरिए से कि हम बातचीत करते हैं, जो बातचीत करने को तैयार नहीं था, और हमारे यहाँ यह तस्वुर था कि जब तक मोदी है हमारी हिंदुस्तान से बातचीत नहीं हो सकती। आपको पैगाम मिलेगा और उस पैगाम की आड़ में आप बातचीत करेंगे। देखें, हमारे आर्मी चीफ ने जो ये कहा है कि हमें हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, हमें इसका मफहूम समझना चाहिए। अगर मुल्क के अंदर इमरान खान, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इवन जेयूआई, ये सारी जमातें आपस में लड़ रही हैं, और कौम परस्त जमातें जो बलोचिस्तान की हैं या सिंध की हैं, दूसरी हैं, वो भी दूसरे पलड़े में अपना वजन डाल रही है, तो पाकिस्तान आर्मी के लिए मुल्क की सलामती के लिए जंग लड़ना या कायम रहना और करना खासा मुश्किल हो जाएगा। अगर जंग उस वक्त जीती जा सकती है और जंग में उस वक्त बर्तरी हासिल की जा सकती है, लाजमी नहीं कि वो यानी कि गैर सर्द जंग हो, मैं जरा मोहताज लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हर तरह की जंग हो सकती है। आप 5th जनरेशन वार में मुब्तला है, बहुत सी बातें हैं जो हाँ आप चल रही हैं। और नवाज शरीफ बड़ा क्लियर मौक़िफ़ लिए हुए हैं, जिसका तर्जमा अगर से शाह खान अब्बासी ये करते हैं कि हमें इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना चाहिए। इस किस्म का जब प्रेशर आएगा तो मुल्क दूसरे मुल्कों के मुकाबले में अपने आप को कमजोर नजर आएगा, और हमारी मुआशी तरक्की जो कि 5.8% थी और 2020-21 में इस साल उसे 7% होना था, और बिल्कुल प्रोजेक्टेड यही थी और यही होती। कर्जे लेते हम, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इन कर्जों को मेरा तेरा आपस का कर्जा नहीं समझता। लेकिन मीर साहब, ये जो सारा सिनेरियो आप बता रहे हैं, आपको लगता है कि इमरान खान की हुकूमत ही सिस्टम को सूट करती है कि ये बातचीत भी हो जाए और जो सारे मामलात हैं? क्योंकि पीडीएम ने समहाउ किसी ने और अल्फाज में, किसी ने नरम अल्फाज में, किसी ने सख्त अल्फाज में इस मौक़िफ़ की तो तायद की हुई है ना जी कि आइन के मुताबिक होना चाहिए और गैर जमहूरी कुव्वतों को सियासत में नहीं आना चाहिए और उनको निज़ाम नहीं चलाना चाहिए। हाँ, ये शाह खान अब्बासी ने ये बात कही है, और जाहिर है कि तहरीक इंसाफ ये तो नहीं कह सकती गैर जमहूरी कुव्वतों को आना चाहिए, लेकिन हर रोज एक ना एक फिक्रा बोल देते हैं, हमारी अजीम फौज। फिर याद आया शेख रशीद ने कि मैंने तो पुलिस के साथ महकमे का हूँ, उन्होंने अजीम फौज के साथ फिर अजीम पुलिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कि बहुत सी बातें होती रहती हैं। हालत जंग में कोई कौम, कोई मुल्क जो है अपनी फौज के खिलाफ एक नहीं सुनता, और यही तरीका पाकिस्तानी कौम का है, होना चाहिए। लेकिन जो सारी सियासत हो रही है ना जी, इसमें ये तो सूट करता है बहुत से लोगों को कि इमरान को लेकर अगर आए हैं, उसको सेम पेज पे किया है, तो वक्त गुजारना चाहिए, या बड़ा अजीब गरीब हो जाएगा उसको अगर उससे किया गया। वो मुसीबत भी डाल सकता है, मुश्किलें पैदा कर सकता है, मुल्क को अनस्टेबल हो सकता है,
और कुव्वतें सामने आ सकती हैं। वो कहता है मैं अपोजिशन में चला जाऊंगा, ये एक तरह की धमकी की मुतरादिफ है। ये सब उनको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको इस बात का जो समझ नहीं आ रही वो कि महंगाई को कैसे काबू करें, गुर्बत को कैसे काबू करें, गवर्नेंस को कैसे ठीक करें। ये बातें तो आप कोई बटालियन बैठ के तो ठीक नहीं कर सकते ना जी। ये बातें तो आप खुफिया तरीके से किसी को ठीक नहीं कर सकते। ये मईशत का सवाल है, और मईशत के कहा जाता था कि 200 बंदे हमारे पास है, इनके पास टका नहीं है। ये कहते हैं पुरानों के करते उतारे। अरे भाई 90 में नवाज शरीफ ने जब ब्रीफिंग दी थी तो मीडिया को यही बताया था कि डिफेंस के अखराजात और डेट सर्विसिंग को निकालकर हमारे पास कुछ नहीं बचता। ये हमारी मईशत है भाई। अब आप कहते हैं कि जी हम सूबों को देते हैं 40 में से 23 बिलियन रुपए, तो बाकी देते हैं 11 बिलियन फौज को। आर्मी चीफ ने तो सर ये भी, आर्मी चीफ ने तो अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा है कि हमारा जो दिफाई बजट है वो कम हमने किया है, हालांकि जो मारूजी हालात हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं। सोलंकी साहब, ये जो सारी खित्ते की सूरत हाल सजाद मीर साहब इसमें कॉइन इन कर रहे हैं सियासी सिचुएशन में, आप इसको किस एंगल से देखते हैं कि इस वक्त जाहिरी बात है हमारे रीजनल हालात, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हैं अराउंड अस, चाहे वो अफगानिस्तान के एंड पे हूँ, चाहे वो इंडिया के एंड पे हूँ, चाइना के एंड पे हूँ, तो इसमें आपको लगता है कि सियासी जमातें इस तरह का दबाव लेते हुए अपने मौक़िफ़ में कोई नरमी पैदा कर सकती हैं, वो स्टेप बैक हो सकती हैं, या क्या सूरत हाल देखते हैं आप? देखिए, हमारी जो सियासी जमातें हैं, अगर आपका इशारा पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून वगैरह जो अपोजिशन की जमातें हैं जी, उनकी तरफ है, तो मैं नहीं समझता कि उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आनी है। अच्छा, ये दुरुस्त है कि हमें अपने जो पड़ोस है वहाँ पर अमन की ज़रूरत है, भारत के साथ, अफगानिस्तान, ईरान के साथ, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़रूरत है हमें अमन की। ठीक है, उसके लिए कौन इनिशिएटिव लेगा, इस पे ब्रेक के बाद बात करते हैं। कुछ कौमी सलामती की बात हुई है, हमने सियासी उमूर में लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स देने की कोशिशें भी देखी हैं। अभी जो हाल ही में एक शख्स और इसका शिकार हो रहे हैं वो मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं, और उम्मीद उन्होंने ये जाहिर की थी कि वो मंडे को गिरफ्तारी भी देंगे, उनके खिलाफ भी पर्चा हुआ है। और दूसरी जानब आपने लम्स वाला मामला भी देखा होगा कि जहाँ पे बांग्लादेश क्यों हमसे अलग हुआ, ये बहस लोगों को चुभ रही है। तो जब आपके अपने अंदर इतने फॉल्ट लाइंस हैं तो फिर आप कैसे रीजनल सिक्योरिटी में कोई हिस्सा डाल सकते हैं? ब्रेक के बाद बात करेंगे जी। हुकूमत की कारकर्दगी पर भी हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, हमने अपोजिशन की तो बात कर ली कि वो कितनी तकसीम है और उनके मफादात क्या हैं और उनके तर्ज सियासत में कहाँ पर इख्तलाफ पाया जाता है। सजाद मीर साहब, आप ज़रा हुकूमत की कारकर्दगी भी देखिए कि इन दोनों चीज़ों को पलड़ों में रखें तो इस वक्त आपको लगता है कि जो अपोजिशन कमज़ोर हुई है या वो तकसीम हुई है, या बेशक वो कहते रहें कि ये बादी नज़र में हमारे थोड़े से इख्तलाफात हैं और ये थोड़े दिनों में इनका हल भी सामने आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत के लिए क्या अपोजिशन की चालें ज़्यादा मैटर करती हैं या उनकी अपनी कारकर्दगी मैटर करती है? असल बात तो यही कि मुस्बत अंदाज़े फिक्र का तकाजा तो यही है कि हुकूमत पॉजिटिव कुछ काम करे, और काम यह है कि मईशत को ठीक करे और ये कि अपनी गवर्नेंस को ठीक करे। ये दो बुनियादी बातें हुआ करती हैं किसी हुकूमत के लिए भी, किसी निज़ाम के लिए भी। वो दोनों की दोनों बातें जो है नेगेटिव जा रही है। ना हमारे मुल्क में गवर्नेंस है, आप एक सूबे का आईजी 5 बार बदलते हैं 2 सालों में, चीफ सेक्रेटरी 6 बार बदलते हैं। जी, मैं आपसे यही पूछने लगी थी, आप लाहौर में बैठे में क्यों, मतलब कमिश्नर भी बदल रहे हैं, कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ लोग नहीं, क्या वजह है, क्यों नहीं उनकी बन रही? बदलने वाले को अकल ही नहीं है कि कैसे बदला जाता है और किस बंदे को लाया जाता है। वो समझता है कि एक मेरा गुलाम आ जाएगा, सारे के सारे पहले शहबाज शरीफ के गुलाम थे, अब मेरे गुलाम आ जाएंगे, सलूट मारेंगे, जो मैं कहूंगा करेंगे। वो उस पास से बैठे हुए हैं। दस्का के इलेक्शन ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। दस्का के इलेक्शन के बाद तो थी कि हमारे जो बंदे हमने अपने लगाए हुए हैं वो इलेक्शन में रिजल्ट दिखाएंगे। मालूम हुआ कि अब इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई सख्ती दिखाई है, जम गया है, तो अब किसी एसपी के लिए, किसी डिप्टी कमिश्नर के लिए, किसी कमिश्नर के लिए
किसी चीफ सेक्रेटरी के लिए, किसी आईजी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो वही पटवारीइज्म चलाए जो माजी में चलती रही थी। मैंने पटवारीइज्म का लफ्ज जानबूझ के इस्तेमाल किया है, जो हद कर दी थी हमारी इस ब्यूरोक्रेसी ने अभी तक, हमारी पुलिस कर्मी ने उनको तबाह करके रख दिया था। इलेक्शन कमीशन अगर असर्ट करता है तो हुकूमत का अपनी हुकूमत की ताकत पर जीतना नामुमकिन हो जाता है। जितने सर्वे भी आए हैं वो बताते हैं कि इस वक्त इस तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है खासतौर पर पंजाब में, वो जरा पीछे की तरफ झुका हुआ है, आगे नहीं जा रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ बुज़दार साहब है या उसकी वजह उसकी वजह ये है कि किसी वक्त भी जो तहरीक इंसाफ थी वो पंजाब की बड़ी पार्टी नहीं थी। कुछ बंदे तोड़ के आपने जनूबी पंजाब में से उनको दे दिए, कुछ बंदे सेंट्रल पंजाब मरकजी शुमाली पंजाब से आ गए, और सेंट्रल पंजाब वैसे का वैसा इंटैक्ट है। और कुछ सीटें तोड़ी करने के बावजूद मेजॉरिटी जो है वो अब भी नवाज शरीफ के साथ है, और आप जितना इरिटेट कर रहे हैं उनको, वो उतना उनके साथ बढ़ते जा रहे हैं। ये गवर्नेंस का मसला भी नहीं है, ये आपकी सलाहियत का मसला भी नहीं है, ये आपका इरिटेट करने का मतलब है। लोग बहुत इरिटेट हुए हैं, भूख से मर रहे हैं, गुर्बत अफलास सब कुछ है। बुज़दार बेचारा क्या है? बुज़दार तो वो कर रहा है जो बढ़ेगा। इसलिए मरियम ने कहा कि मैं बुज़दार को हटा के क्या करूंगी। वो तो बुज़दार तो ये बता रहा है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत कितनी मजबूत थी, उनको हटाकर अगर मैं किसी और को लाती हूँ तो मुझे कितने लखनऊ का सवाल। ठीक है सोलंकी साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें। मीर साहब वो कह रहे हैं जी कि ये जो सेंट्रल पंजाब है वो तो इंटैक्ट है, और वाकई लोग एजिटेटेड हमें नज़र आए। हमने डस्का के इलेक्शन में भी देखा है, हमने जो है वो वज़ीराबाद के इलेक्शंस में भी देखा कि जो नून लीग का सपोर्टर है वो बड़ा एग्रेसिव हमें नज़र आया बड़े अरसे के बाद। लेकिन सवाल हुकूमत की गवर्नेंस का है। क्या जो तरक्याती फ़ंड्स दिए हैं खान साहब ने, अभी वो कुछ मंसूबों के इफ्तिताह भी करते हुए नज़र आए। अभी फ़िलहाल तो खैर वो कोरोना का शिकार हो गया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन आपको लगता है कि वो वाकई थोड़ा सा ये जो टाइम मिला है उनको, जो थोड़ा सा विंडो मिला है जब तक पीडीएम अपने इख्तलाफात दूर करती है, तब तक वो कोई ऐसा मौजज़ा करेंगे कि वाकई मुआशी इशारे बेहतर हो जाएंगे? सोलंकी साहब, सिंधी में एक कहावत है कि जिसका मतलब कुछ इस तरह से है कि जिस सूरज ने उभरते हुए गर्मी नहीं दिखाई, वो डूबते हुए क्या गर्मी दिखाएगा। अब तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। आपने शुरू किया था पहले साल 6% वाली मईशत को ले आए 1.9% पर, दूसरे साल आप मनफी में ले आए 68 साल की तारीख में मनफी जीडीपी। और अब जब के स्टेट बैंक ने ये खुशखबरी सुनाई है कि आप 3% तक जा सकते हैं, लेकिन जो आपने शरात तय की हैं IMF के साथ, उसके बाद तबाही के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास थी, जिसके कंधे पर चढ़ के इमरान खान सरकार में आए थे, वो तकरीबन गायब हो गई है, बीच से गायब हो गई है। या तो पाकिस्तान गरीब तरीन लोग हैं या अमीर तरीन है, जो मिडिल था वो गायब हो गया है। तो ये जो सूरत हाल है, लोग आप ये देखें कि आटा खरीदने के लिए जो आज से 2.5-3 साल पहले जो पैसे आप खर्च करते थे, अब उसके लिए दुगने पैसे चाहिए। इसका मतलब है कि लोगों की जो आमदनी है वो आधी से कम हो गई है। ये सूरत हाल है। उसमें आप क्या तवक्कुआत रखते हैं कि बाकी जो अरसा रह गया है, ब्यूरोक्रेसी की हालत आपको किबला जनाब ने आपको बता दी, लेकिन आए दिन आपको वजीर तब्दील करने के अलावा और कोई काम नहीं है। अभी एक और जो वो खबरें आ रही हैं कि काबीना के अंदर एक और तब्दीली आएगी। मुझे बताएं कि अगर ब्यूरोक्रेट वुज़रा हर वक्त ये सोचते हों कि कल उनका पता नहीं है कि वो उनकी वजारत और उनकी नौकरी रहेगी, तो मुझे बताएं कि इस अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल में आप क्या डिलीवर कर सकते हैं। सही। तो मुझे नहीं लगता कि बाकी जो वक्त रह गया है उसमें कोई बहुत इस्तेहकाम आ सकता है। अगर इस्तेहकाम आ सकता है इस मुल्क में, तो ये उसी सूरत में आ सकता है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात हों और लोग जिनको मुंतखब करते हैं उनको वाकई हुकूमत दी जाए, उनको अदम इस्तेहकाम का शिकार न किया जाए। अच्छा, एक मैं आखिरी कमेंट आप दोनों से चाह रही हूँ सोलंकी साहब, आपकी इसी बात से पहले आप ही दे दीजिए, फिर मैं मीर साहब से भी पूछूंगी कि अब पीडीएम के
का जो मौक़िफ़ और बयानिया है वो ये कि वो निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं, और निज़ाम की तब्दीली में शफ़ाफ़ और आज़ादाना इंतख़ाबात वो कहते हैं वो असास है उस निज़ाम की, जिस तरह का निज़ाम वो चाहते हैं। तो क्या आज अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को वो गिरा देते हैं अपनी तहरीक से, अपने लॉन्ग मार्च से, तो जो अगले इंतख़ाबात होंगे वो बग़ैर किसी इस्लाहात के, बग़ैर किसी सोच विचार के ऑटोमेटिकली शफाफ हो जाएंगे, उनके लोग बात मान जाएंगे, उनसे इलेक्शंस में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी? ये मतलब ये कौन सा मंत्र है? इसका कोई तरीक़ाकार आपको कुछ समझ आता है? बताएं कि कैसे होगा? सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के घर जाने से कैसे होगा? किसी बड़े इस्लाहात की जरूरत नहीं है। इस्लाहात बहुत हो चुकी। जब तक तमाम लोग और इदारे आइन के अंदर जो तयशुदा जो उनका किरदार और रोल है उस पर राजी नहीं होते, तब तक कोई इस्लाहात का कोई फायदा नहीं है। मुझे बताएं कि आरटीएस सिस्टम को काम करने के लिए किस इस्लाहात की जरूरत है? मुझे ये बताएं कि इसके लिए कौन सी इस्लाहात चाहिए कि न सिर्फ पोलिंग जो बक्से हैं वो चोरी हो जाए, बल्कि पोलिंग का अमला भी चोरी हो जाए। उसके लिए कौन से इस्लाहात आपको चाहिए? ठीक है मीर साहब, आपके ख्याल में क्या जादू की छड़ी ऐसी चलेगी कि सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के घर जाने से निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा? हालांकि अब इमरान खान साहब ने तो एक पहल की, उन्होंने स्पीकर को ख़त लिखा है, स्पीकर ने जो है वो पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को ख़त लिखा है कि आइए इस्लाहात की बात करते हैं। आपको लगता है कि ये इसी तरह से सियासी बहस चलती रहेगी और हो सकता है कि ये कुव्वतें अभी इसी निज़ाम में रहते हुए किसी बेहतरी की तलाश करें, या आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान की तरह बाकी सियासी कुव्वतें जो अपोजिशन में हैं वो भी दे आर डन? असल में बात यह है जी कि जिसको हम तब्दीली चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, बल्कि सर हिंदुस्तान से भी ज्यादा है। हम उसे काम करने नहीं देते। अब क्या जरूरत थी शोर मचाने की? इमरान खान को डस्का के इलेक्शन के बाद बड़ी दांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा बदले, जिसको खुद उन्होंने मुंतखब किया है, खुद उन्होंने बनाया है, खुद कंसेंट के साथ, कंसेंसस के साथ वो आए हैं। ऐसी सूरत में असल बात वही है कि वो कहते हैं जो इन अदारों को मनूवर करती हैं वो आइन के अंदर रहकर काम करें तो मुल्क ठीक तरीके पर चल सकता है, वरना नहीं चलेगा। इस बात को समझ लेना चाहिए। खोल खोल के बयान किया जा चुका है कई बार, और किसी को समझ नहीं आती तो मैं क्या कह सकता हूँ। सजाद मीर साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी सीनियर तजियाकारों की जो सियासी हालात पे, वाक़यात पे और सियासी मंजरनामे पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं। पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली का नारा अक्सर ही लगता है, लेकिन हकीकी मानों में वो तब्दीली कैसे आ सकती है? ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात हुई है, एक ऐसा कमीशन जो पाकिस्तान में जिसने जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों का वहाँ पर एतराफ़ हो और आइंदा के लिए वादा हो कि ये दोबारा गलतियाँ नहीं होंगी, चाहे वो सियासी जमातों ने की हैं, चाहे वो रियासती इदारों ने की हैं। लेकिन इसके लिए इनिशिएट तो ज़ाहिर है हुकूमत ने करना होता है। हुकूमत कोई ऐसा माहौल बनाती है जहाँ इतने बड़े लेवल का और इतना अहम डायलॉग हो सके। अभी तक हुकूमत की तरफ से हमें कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि वो ऐसा माहौल पैदा कर सकें कि जहाँ पर वाकई मुल्क के तमाम मसाइल, जो माजी की गलतियाँ हैं, जो एक दूसरे के ऊपर हम बैगेज डालते हुए सियासी जमातों को और इदारों को देखते हैं, उनमें से निकल के आगे की तरफ देख सके। आज के लिए इतना ही जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।